एवरीवन वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार स्वागत है तुम्हारा डे 6 में और सुबह के बज रहे हैं 8 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट जैसे टॉपिक को। यार ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हमारी स्पीड बहुत ही अच्छी है और आई होप तुम्हें सारे वो नॉलेज मिल रहे होंगे जो कि मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट में वो पर्टिकुलरली होने वाला है डायरेक्टिंग जैसा चैप्टर। इसके अंदर वेरियस मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ लीडरशिप के कुछ टाइप्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। यार एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बताना चाहूंगा कि हमारे प्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गए हैं। अगर चाहो तो तुम इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुम्हें कोई टेक्निकल डिफिकल्टी या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो इस पर्टिकुलर नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, वहां भी डिटेल्स दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डायरेक्टिंग तुम्हें मालूम होगा, किसी भी चीज को एक्शन में लाना किसका काम होता है? डायरेक्टिंग का काम होता है। हमने प्लान्स बना लिए, पॉलिसीज तैयार कर ली, रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज कर लिए, साथ ही साथ हमने इम्प्लॉयज को भी उनके पोजीशंस पे डाल दिया, मतलब उनके जॉब्स पोजीशन जो होते हैं उस उन्होंने मैंने नहीं बोलूंगा, मतलब हमने उन्हें असाइन कर दिया। अब बारी आती है हमें हमारे काम को शुरू करने की, मतलब इनिशिएट एक्शन करने की। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। डायरेक्ट मैं मीनिंग को स्किप करके डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये सबको तुम्हें मालूम है, मतलब तुम सबको मालूम है कि डायरेक्टिंग होता क्या है। यार अगर तुम्हें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट एक्शन का मतलब है कि वो काम को शुरू करता है, स्टार्ट करता है एक्शन को। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेज। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। एक मैनेजर को डायरेक्टिंग फंक्शन सारे फंक्शन को साथ लेकर परफॉर्म करना होता है। ऐसा नहीं कि बस वो डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जितने भी फंक्शंस तुमने अभी तक मेरे साथ पढ़े जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सबको इकट्ठे लेकर डायरेक्टिंग को साथ लेकर चलना पड़ता है। अब ये जो डायरेक्टिंग भाई साहब हैं, ये हर एक लेवल पे, मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे, चाहे वो टॉप, मिडिल या फिर लोअर लेवल ही क्यों ना हो, वहां पे डायरेक्टिंग अवेलेबल है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार परफॉर्म कर दिया तो आप निश्चिंत हो एक साल तक, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम इसमें आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे, आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है यार, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि ये जो डायरेक्टिंग है ये कैसे फ्लो करता है, मतलब इसका मूवमेंट ऑफ फ्लो जो दे रखा है वो टॉप टू बॉटम है। मतलब ऊपर से तुम्हें डायरेक्शन मिलेगा, धीरे धीरे ये नीचे जाएगा, एक हायरार्की में जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंस बता रखा है कि एक्शन को स्टार्ट करेगा, इंप्लॉइज के एफर्ट को इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेट इन द सेंस कि कंबाइन करेगा। मोटिवेशन एंड लीडरशिप यहाँ देखने को मिलती है, साथ ही साथ चेंजेस फैसिलिटेट करना। और एक चीज और याद रख लेना कि डायरेक्टिंग हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस को लाने में भी मददगार साबित होता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आता है, वो सारे बकवास थे, कुछ नहीं थे वो सारी चीजें। इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल कर आती है, यहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इन सबको हमें पढ़ना होगा। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट मैं अगर बताऊं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मोटिवेशन है, उसे सबसे पहले हमें कवर करना होगा। लेकिन फिलहाल सुपरविजन का इंट्रो मैं दे देता हूं। सुपरविजन का सिंपली मतलब क्या होता है तुम जानते होगे कि लोगों को सुपरवाइज करना। अब यहाँ पे वर्ड मैं लोगो यूज नहीं करूंगा, मैं सिंपली बोलूंगा इंप्लॉय को सुपरवाइज करना, या फिर तुम कह सकते हो ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। जो ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट है उनके काम को देखना, क्या वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या निठल्ले विभूति नारायण बन के बैठे हुए ऑर्गेनाइजेशन में टाइम पास कर रहे हैं। तो सुपरविजन इंप्लाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सब सुपीरियर्स। यहाँ पे हमारे जो सुपीरियर भाई साहब हैं वो ओवरसी करेंगे किनके कामों को? सबऑर्डिनेट के कामों को। मोटिवेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट
टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे ध्यान से सुनना, मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल को स्टिमुलेट करता है और इंटरनली मोटिवेट करता है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लीडरशिप को आगे पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन को भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सुपरविजन मैं तुम्हें समझा देता हूं। सुपरविजन होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें गाइड किया जाता है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं किनके? एम्प्लॉय पे। गाइड करेंगे हम एम्प्लॉयज को एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर ऑब्जेक्टिव। अब ये हमने गाइड क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हमें हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव चाहिए, हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो चाहते हैं कि वो अचीव हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सुपीरियर को, सॉरी सबॉर्डिनेट को गाइड करते रहना होगा। सो ओवरसीइंग द वर्क एंड एक्टिविटीज ऑफ अ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज इज कंसिडर्ड एज अ सुपरविजन। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ऑब्जर्विंग आएंगी, मॉनिटरिंग आएंगी और गाइडिंग द एम्प्लॉय। ये चार चीज से मिलकर सुपरविजन बनता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सुपरविजन में बस देखते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि वो अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज सिर्फ नहीं होती है। यहाँ पे अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उन्हें हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उनके काम करने के तरीके को मॉनिटर करेंगे कि क्या कैसे कैसे वो कर रहे हैं, और साथ ही साथ लगेगी अगर मुझे कि नहीं कुछ अब गाइड करना चाहिए तो हम उन्हें गाइड भी करेंगे। तो ये चार चीजें मिलकर बनते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि सुपरवाइजन जो है, सुपरविजन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कहाँ पे? लोअर लेवल पे पूछा जा सकता है यहाँ पे। इसीलिए द टर्म सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर टर्म जो है ये जनरली मैनेजमेंट के ऑपरेटिव लेवल्स पे पूछा जाता है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ऑपरेटिव लेवल्स को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस दे रखा है सुपरविजन का। अब देखो सुपरवाइजर क्या करते हैं? एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं अपने वर्कर्स के साथ। क्यों सर बनाएंगे अच्छा रिश्ता? क्योंकि यार हमें उनसे काम लेना है, हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो एक ये हमारी मोरल, तुम एथिकल वैल्यू तुम कह सकते हो या फिर मोरल वैल्यू कह सकते हो कि हमारा वर्कर जो, उसके साथ हमारा अच्छा रिश्ता हो, हम उनसे काम ले और उन्हें हम गुड सैलरी प्रोवाइड करें। अ गुड सुपरवाइजर एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द वर्कर। जाहिर सी बात है, तुम समझ ही गए होगे। अब सुपरवाइजर जो है वो लिंक की तरह काम करता है। किनके बीच? वर्कर और मैनेजमेंट के बीच वो लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, सुपरवाइजर एक की रोल प्ले करता है इन द मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी, मतलब ग्रुप यूनिटी, साथ में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है और परफॉर्मेंस के बारे में भी इंश्योर करता है कि क्या हमारा जो हमने टारगेट सेट करा है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब और भी कुछ फंक्शंस दे रखे, रिलेवेंट नहीं है, चाहो तो एक बार देख लेना। बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मोटिवेशन। ध्यान से सुनना जो भी चीज इसमें बताऊंगा। मोटिवेशन क्या है सर? इंसाइटमेंट है और इंड्यूसमेंट है। दो टर्म्स यहां तुम्हें दिख रहे हैं। ठीक है, टू एक्ट और मूव, मतलब किसी को इतना इंटरनली इंड्यूस करो तुम कि वो अपने गोल को अचीव करे। इंड्यूस इन द सेंस उन्हें तुम उत्साहित करो, जागरूक करो। तुम ये वर्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज कर सकते हो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल, मतलब उन्हें अंदर से प्रोत्साहित तुम करो, जिससे क्या होगा, जो तुमने गोल सेट कर रखे हैं वो बहुत ही इजीली अचीव कर पा रहे होंगे यार। इसके अंदर टोटल 3 की टर्म्स है। पहले है मोटिव, दूसरा है मोटिवेशन और तीसरा है मोटिवेटर। ये 3 टर्म्स इसके अंदर हमें समझने होंगे। सर मोटिव क्या होता है? मोटिव सर हमारा इनर स्टेट होता है। ठीक है, जो कि बिहेव करता है टुवर्ड्स आवर गोल। इनर स्टेट, अंदरूनी स्थिति तुम सिंपली कह सकते हो, टिपिकल हिंदी की मैं बात करूं। मोटिवेशन क्या होता है बता दिया, ये एक प्रोसेस है ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। मोटिवेटर से सर पता है तुम्हें क्या हो सकते हैं? ये टेक्निक्स हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने इंप्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट कर रहे हो सकता है ये नेगेटिव मोटिवेशन टेक्निक हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव टेक्निक भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस तुमने बेसिक पे को बढ़ाकर बोनस दे दिया, ठीक है, पर्क्स दे दिए, प्रमोट कर दिया, उन्हें रिकॉग्नाइज कर, रिकॉग्निशन तुमने दिया, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, और नेगेटिव की बात करूँ तो तुमने उन्हें कहीं ना कहीं तुमने उनके मन में वो डर बनाया कि यार तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन एक क्या है? साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। साइकोलॉजिकल फेनोमेनन का मतलब होता है इंटरनल फीलिंग। मेरे यार ये एक इंटरनल फीलिंग है। ठीक है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, जैसे कि अर्ज हो गए, अर्ज बोलो, ड्राइव्स हो गए, डिजायर हो गए, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। तुम जबरदस्ती किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो यार।
ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, तुम किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते हो। अगर उसकी इच्छा होगी वो तभी मोटिवेट हो रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना। मोटिवेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यहाँ पे हम मोटिवेट ही कर रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऊपर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पॉजिटिव मोटिवेट तुम कैसे कर सकते हो पॉजिटिवली, तुम उन्हें बोनसेस दे सकते हो, ठीक है, उनके बेसिक पे को बढ़ा सकते हो, उनके प्रमोशंस को प्रमोट नहीं होगा यार, उनके पोजीशन को तुम प्रमोट कर सकते हो। तो ये सारे आएंगे पॉजिटिव मोशन की तरफ, मोटिवेशन की तरफ। और बात करूं नेगेटिव मोटिवेशन की, तो नेगेटिव मोशन में तुम अपने एम्प्लॉयज को थ्रेट देके, मतलब बाय थ्रेटनिंग और पनिशिंग देम, उनके मन में तुम डर बना रहे हो कि यार तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे इंक्रीमेंट्स रोक दूंगा, तुम्हें बोनस नहीं मिलेंगे, तुम्हारे जो लीव इनकैशमेंट होते हैं वो तुम्हें नहीं मिल रहे होंगे। तो ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में लेकर चलनी होंगी। अब बात करते हैं, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तुम्हें मालूम है कि ह्यूमन प्रोसेस जो होता है, ह्यूमन फैक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ही होती है। और ये कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मेरे मोटिवेट होने का तरीका अलग होगा, तुम्हारे मोटिवेट होने का तरीका अलग होगा, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनता जाता है। अब यार देखो, मोटिवेशन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या क्या चीज दे रखी है, अनसेटिस्फाइड नीड है, टेंशन होता है, ड्राइव्स होते हैं, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फाइड नीड, रिडक्शन नीड। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि यार ये इंपॉर्टेंट है तो सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है यहाँ पे, मोटिवेशनल थ्योरीज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी सबसे पहला है यहाँ पे मैस्लॉज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था इन द ईयर 1943, ठीक है। उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप करा था ऑन द बेसिस ऑफ अ चेन और सीक्वेंस ऑफ अ नीड, मतलब हमारी जो नीड होती है उसके सीक्वेंस पे इस मोटिवेशन थ्योरी को डेवलप किया गया था यार, ठीक है। चेन कह लो या फिर सीक्वेंस ऑफ नीड कह लो, हमारी जो नीड होती है, हमारी जो चाहत होती है, उसके बेसिस पे डेवलप किया गया था। अब मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को, हमारी जो नीड होती है, हमारी जो जरूरतें होती हैं, उन्होंने उनको 5 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स थे उन्हें हम समझते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है फिजियोलॉजिकल नीड, यहां से स्टार्ट नहीं है, यहां से स्टार्ट है। सबसे फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स अ फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा था सेफ्टी नीड, तीसरा बिलोंगिंगनेस, चौथा स्टीम नीड, और पांचवा होता है यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में बात की गई बेसिक नीड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बेसिक नीड के बारे में बात की गई, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, इसके बिना कोई भी एम्प्लॉय सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो मैस्लो का यहाँ पे कहना था कि एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय की सैलरी उतनी होनी चाहिए जिससे कम से कम वो अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा हो, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा यहाँ सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड यहाँ पे दो तरीके से तुम समझ सकते हो। सेफ्टी नीड को दो पार्ट में मैं बांट रहा हूं यहाँ पे। एक हो गया फिजिकल सिक्योरिटी के फॉर्म में, फिजिकल सेफ्टी कह लो। एक हो गया मेंटल सेफ्टी, ठीक है, ध्यान से सुनना। फिजिकल सेफ्टी में क्या बात की गई कि यार उनका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ होना चाहिए, ऐसा उनके मन में ये डर ना लगा रहना चाहिए कि मेरे ऊपर वाला छत मेरे ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। डिजीज से लेकर, जैसे अभी हो रहा है ना कि अभी कहते हैं कि हमारा ऑफिस जो है, हमारी ऑफिस के कंडीशंस जो है वो वेल सैनिटाइज्ड है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, बोथ एज वेल फर्स्ट एज वेल एज दोनों सेकेंड डोज, मतलब फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड डोज, ठीक है। तो उन दोनों डोज लगे हुए हैं, हम पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट डिजीज को लेकर सेफ है, ठीक है, कोविड को लेकर सेफ है। साथ ही साथ हमारे छत नहीं गिरेंगे, मतलब तुम कह सकते हो फिजिकली उनको ये डर ना लगा रहना चाहिए कि हमारी जान खतरे में, ठीक है। फिजिकल सेफ्टी। एक होती है मेंटल सेफ्टी। मेंटल सेफ्टी को तुम कंसिडर कर सकते हो यार जॉब सिक्योरिटी से। उनके अंदर ये डर ना लगा रहना चाहिए कि हमारा जॉब चला जाएगा, ठीक है। उनके अंदर अंदर ये अंदर से होता है ना कि मैंने कुछ गलत किया है, या फिर बॉस मेरे पे खुन्नस निकाल रहे हैं, मेरा जॉब छीन ना ले, उनके अंदर ये डर नहीं होना चाहिए। तो मैस्लो ने कहा था कि जो एक एम्प्लॉय है वो बहुत ही सेफ, काम फील करे, बहुत ही सेफ फील करे अपने। और बिलोंगिंगनेस और लव नीड की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे इनिशिएट रिलेशनशिप की बात की गई है, मतलब वो फ्रेंड्स बना रहे हो,
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो। और स्टीम नीड जो आती है ये प्रेस्टीज से रिलेटेड होती है। और वही बात करूं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की, तो ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे लोग मांगते हैं इज्जत, मतलब वो अपना फुल फुल पोटेंशियल लगा देते हैं किसी भी काम को करने में। ठीक है, अब इन सबको यहाँ पे डिटेल में तुम देख सकते हो। फिजियोलॉजिकल नीड में मैंने बता दिया, इसके नीड आएंगे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी चीजें आती हैं। सेफ्टी या फिर जिसे हम सिक्योरिटी नीड बोलते हैं, इसके अंदर डिफेंस देखा जाता है किसके अगेंस्ट, एक्सीडेंट, अटैक, डिजीज एंड अदर। और साथ ही साथ इसके अंदर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड इन द सेंस की जॉब सिक्योरिटी उनको हो, ओल्ड एज में उन्हें पेंशन मिल रहा हो, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ हो गया। थर्ड बात करते हैं स्टीम नीड की, तो स्टीम नीड को एफिलिएशन नीड भी बोलते हैं, ये चीज याद रखना। इट नीड फॉर अफेक्शन, सेंस फॉर बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, ये यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ पे गलत है, एक मिनट। देखो ये सही है, ये सही है, एक मिनट। हाँ, टीम नीड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड होगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिससे हम एफिलिएशन नीड के नाम से भी जानते हैं। और ये तो सर एस्टीम नीड हो ही गया। नीड फॉर द रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और एक मिनट, फिर से यहाँ पे सेल्फ बिलोंगिंगनेस है, मैंने एक्चुअलाइजेशन लिख दिया। सेल्फ बिलोंगिंगनेस, सेल्फ बिलोंगिंगनेस नीड। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पर निकल कर आता है, जैसे कि सेल्फ बिलोंगिंग एक्चुअलाइजेशन में तुम याद रख सकते हो, डिजायर टू मैक्सिमम वट एवर पोटेंशियल एंड इंडिविजुअल पोजेस। जैसे कि एक म्यूजिशियन अपने फील्ड में प्रोफेशनल बनना चाहता हो, प्रोफिशिएंट बनना चाहता हो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी यहाँ पर निकल कर आता है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, या फिर मोटिवेशन थ्योरी कह लो, हाइजीन थ्योरी कह लो, डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी कह लो, और हर्जबर्ग तो थ्योरी कह ही सकते हो। ये सारे नाम है इसके। ये दिया गया था फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा, जो कि प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के वेस्टर्न रिजर्व में। कौन सा यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में। उन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दिया था इन द ईयर 1959 में। ये एक्सटेंशन है मैस्लो भाई साहब की थ्योरी नीड जो थे उनका एक्सटेंशन है। इसके अंदर दो चीजों पे चर्चा की गई, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। अब देखो हाइजीन फैक्टर को डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं, तो ये दो नाम इनके याद रख लेना, नाम पे फोकस करना, मेंटेनेंस और डिससेटिस्फायर। इसमें क्या बताया गया था, हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग हाइजीन फैक्टर वैसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एक एम्प्लॉयज के अंदर रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए। अब मान लो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो यहां पे हाइजीन फैक्टर क्या काम करता है, इसके अंदर वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बना कर रखता है, या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब कि हाँ एक मेंटेन करके रखता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो टर्म्स एज मेंटेनेंस फैक्टर, इसीलिए इसे हम मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं। अगर मान लो या इसमें जो सेटिस्फैक्शन है जिस भी लेवल पे हो सेटिस्फैक्शन है, अगर इसमें कमी आती है बिलो द रीजनेबल लेवल जो डिटरमाइन किया गया हो या जो प्रिस्क्राइब किया गया हो रीजनेबल लेवल तक, अगर उसमें कमी आती है तो हो सकता है कि इंप्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाए, ये चीज याद रख लेना। इसीलिए इसे हम डिससेटिस्फायर के नाम से भी जानते हैं। सर अगर बढ़ जाए तो, यार कुछ भी नहीं होगा, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। अगर घट जाएगा तो इंप्लॉय भाई साहब डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ बातें की गई है, एनी इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर above द रीजनेबल लेवल विल नॉट लीड टू एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। इन अदर वर्ड हाइजीन फैक्टर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। याद रख लेना ये चीज, ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करते हैं यार, ये सिंपली डिससेटिस्फैक्शन को दूर रखते हैं, ठीक है। अब आता है हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है, दो बार ठीक है ठीक है बहुत यूज करती है। मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर वैसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। देयर परसीव्ड एडिक्वेसी और प्रेजेंस encourage employees to give their best, often leading to higher productivity, higher morale and higher job satisfaction। मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो उन्हें मोटिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस चार्ट एक बार देख लेना, कहीं ना कहीं और भी क्लैरिटी आएगी तुम्हारे माइंड में।
नेक्स्ट आता है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स दिया गया था मैकग्रेगर के द्वारा, उनके बुक का नाम यहाँ पे तुम देख लेना। इसमें दो थ्योरीज थे, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स का सिंपल मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे क्या कहना था थ्योरी एक्स का। थ्योरी एक्स में कहा गया था कि मनी जो होता है, मनी इज ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। कहा गया था कि मनी जो होता है वो ग्रेटेस्ट मोटिवेटर था। किनके द्वारा कहा गया था? एफ डब्ल्यू टॉलर टेलर एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग, थ्योरी एक्स के एजम्पशन के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉइज बाय नेचर काम नहीं करना चाहते हैं, वो प्योर निठल्ले होते हैं, वो बस बिस्तर पे पड़े रहना चाहते हैं। बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। वो ऑर्गेनाइजेशन में दिखावा तो ऐसे करेंगे यार कि वो बहुत बिजी है, यार हम तो बहुत ठहरे अंबानी ठहरे, हम हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन रियलिटी में, एक्चुअल में वो उतने बिजी नहीं होते, वो जस्ट शो ऑफ के लिए दिखाते कि हम यार बहुत बिजी हैं। तो अगर आपको उनको मोटिवेट करना है तो आप मनी जैसे फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो और उन्हें मोटिवेट कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रख लेना, यहाँ पे ये बातें की गई थी। और बात करूँ थ्योरी वाई की, तो थ्योरी वाई में जस्ट अपोजिट है थ्योरी एक्स का। यहाँ पे बोला गया एम्प्लॉयज बाय नेचर काम करना चाहते हैं, ठीक है, उनको आप मनी से मोटिवेट नहीं कर सकते, वो लेजी नहीं होते हैं, लेथार्जिक नहीं होते हैं थ्योरी एक्स वाले एम्प्लॉयज के जैसे। जस्ट यहाँ पे यही बातें की गई थी। अब देख लो यहाँ पे थ्योरी जेड में सिंपली ये याद रखना है, आउची के द्वारा दिया गया था, और कुछ अगर चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं मैक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड की। इनके द्वारा दिया गया था डेविड क्लेरेंस मैक्लेलैंड के द्वारा, जो कि प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये चीज ध्यान में रखना। उन्होंने 3 स्टेजेस बनाए थे, 3 टाइप के नीड्स बताए थे, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट देखो इसमें क्या बताया गया, दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो दूसरों से अलग करना चाहते हैं। दे लाइक द जॉब्स वेयर देयर इज अ पर्सनल रिलेशनशिप, जहां पे पर्सनल रिलेशनशिप हो। पावर नीड्स में क्या बताया गया कि वो इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे, लोगों पे कंट्रोल अपना बनाए रखना चाहते थे, वो अपने स्टेटस और प्रेस्टीज के लिए मरते थे। तीसरा है नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन में मतलब उनकी एक इज्जत होनी चाहिए, फेवर, सॉरी, प्रेस्टीज होनी चाहिए, ठीक है यार, प्रेस्टीज नहीं वर्ड यूज करूंगा। दे वांट टू बी लाइक्ड एंड विल ऑफन गो अलोंग व्हाटएवर द रेस्ट ग्रुप वांट टू डू, मतलब वो कोलैबोरेशन को फेवर कर रहे होते हैं। तो ये कुछ 3 नीड्स थे, देख लेना इसे एक बार दोबारा से। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है लीडरशिप। लीडरशिप तुम्हें मालूम होगा, लीडरशिप एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बहुत कम लोगों के अंदर होता है। लीडरशिप का मतलब है पूरे ग्रुप को लीड करना। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम वेरियस पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ध्यान से सुनना, वेरियस पीपल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हम। अब लीडर के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स से, अपने ग्रुप से एक अच्छा खासा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेट कर रहे होते हैं अपने फॉलोअर्स को। अब यहाँ पे देखो क्वालिटीज दे रखी है गुड लीडर की, उसके उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इनिशिएटिव, उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं। और भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऊपर के ये जो 5 पॉइंट्स तुम्हें मैंने बताए, नॉलेज, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने, लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसर, जिसे हम फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक में बात किया गया, इट रिफर्स टू द लीडरशिप स्टाइल जहां पे लीडर्स जो होते हैं वो डिसीजन खुद से ले रहे होते हैं, मतलब वो अपना कंट्रोल पूरे इंप्लॉइज के ऊपर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बनाए रखना चाहते हैं। जो लीडर कहेगा पूरे फॉलोअर्स को उनको फॉलो करना होगा, ठीक है, उनके उनके जो ऑर्डर्स होंगे उन्हें वायलेट आप नहीं कर सकते। ऑटोक्रेट रहेगा यहाँ पे, तुम सिंपली ये कह सकते हो, अपना दबाव बनाए रखना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक में थोड़ी बहुत यहाँ पे कंसल्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग में, फाइनल डिसीजन जब ले रहे होते हैं उससे पहले लीडर्स अपने सुपीरियर से कंसल्ट करते हैं। और बात करूं लेसस फेयर, जिसे हम फ्री रीन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो फुल फ्रीडम अपने सबॉर्डिनेट को देते हैं इन टेकिंग डिसीजन। डेमोक्रेटिक में कंसल्टेंट होती है, डिस्कशंस होती है, यहाँ पे फुल फ्रीडम मिलता है वाइल टेकिंग द डिसीजन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तुम्हें मालूम है, इट इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, गाइडिंग द पीपल, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग, इटीसी। तो इसमें तुम्हें समझना ये होगा,
तो इसमें तुम्हें समझना ये होगा कि कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता है, कम्युनिकेशन टू वे होता है। यहाँ पे दो लोग होने जरूरी है जिससे कम्युनिकेशन हो पाएगा, कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट हो पाएगा। ठीक है। अब कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन, व्यूज, अपने आइडियाज, अपने जो भी क्रिएटिविटीज होती हैं वो हम शेयर कर पा रहे होते हैं अपने दोस्तों से या फिर हमारे पार्टनर से। ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में तुम्हें याद रखना होगा कि इसमें सेंडर सबसे पहला प्रोसेस होता है, यहाँ पे हम मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज सेकंड में आता है, पहला है सेंडर। सेंडर जिसे हम कम्युनिकेटर के नाम से भी जानते हैं, वो मैसेज जनरेट करेंगे और कन्वे करते हैं रिसीवर तक। मतलब ही इज द सोर्स, ये पहला सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है जहां से कम्युनिकेशन शुरू होता है। बात करूं मैसेज की, तो मैसेज कुछ भी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, फीलिंग्स होते हैं, ये सारी चीजें मैसेज के अंदर आते हैं। इनकोडिंग सिंपली समझना, इनकोडिंग होता क्या है, जो भी मैसेज एक सेंडर ने जनरेट करा है इसे कन्वर्ट करो आप सिंबल्स में। मैसेज को जब आप सिंबल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो उसे नाम दिया जाता है इनकोडिंग। ठीक है। अब ये सिंबल्स कैसे हो सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, जेस्चर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखना। बात करता हूं अगर मैं मीडिया की, तो मीडिया क्या है सर, वो एक चैनल है जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है। ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल, ये सारी चीजें हो गई। अब बारी आती है डिकोडिंग। डिकोडिंग कुछ भी नहीं है सर, इसमें जो भी सिंबल्स होंगे, जैसे इनकोडिंग जो हमने करा था तो सिंबल्स में बन गए थे, अब यहाँ पे हम सिंबल्स को कन्वर्ट कर रहे होंगे मैसेज में। फिर आता है रिसीवर, रिसीवर जिससे मैसेज मिलना होता है, और फाइनली आपको एक फीडबैक देना होता है मैसेज के रिगार्डिंग। अब एक यहाँ पे चीज आ गया, प्रोसेस में डाला गया है, बल्कि ये हिंड्रेंस के अंदर आता है, ये चीज याद रखना, रुकावट है ये, नॉइस। अब नॉइस कुछ भी हो सकता है, नॉइस एक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसने आपको कॉज करा हो वाइल द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके दौरान ये दिक्कतें क्रिएट करती हैं, तो ये चीज याद रखना। अब देखो कम्युनिकेशन के टाइप्स दे रखे हैं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं तुम्हें यहाँ पे नोट्स दिखा दे रहा हूँ, तुम लर्न कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। फॉर्मल, अब यहाँ पे देखो फॉर्मल के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहला यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन को क्लासिफाई किया गया वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजेंटल क्लासिफिकेशन में, तो इसे अच्छे से देख लेना। ये देखो सबसे पहला वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजेंटल है। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स दे रखे हैं किसके, कम्युनिकेशन नेटवर्क के, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिंगल चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो, इन्वर्टेड वी, ये देखना। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो इनफॉर्मल देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यार तुम्हारा होमवर्क है, मैंने इसलिए तुम्हें दिया क्योंकि तुम्हारे पास भी कुछ चीजें होनी चाहिए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं तो ये है टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन नेटवर्क, सिंगल स्टैंडर्ड, गॉसिप नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी क्लस्टर। इन सबको पूरी तरह से तुम लोग कवर करके आना। और एक चीज और देख लेना, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वैसे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सिमेंटिक बैरियर वगैरह है देख कर जाना, फंस सकते हो वहाँ पे क्वेश्चन में। तो यार आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे शाम 4 बजे अकाउंटिंग के साथ, और फिर रात का एक और सेशन होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रात 9 बजे। शेड्यूल्स यार इंस्टाग्राम एज वेल एज कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं देने की कोशिश करता हूँ, मॉक्स के लिंक वहाँ मिल रहे होते हैं। प्रोटेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो।